से फाइनेंशियल बिल 2023 बजट सेशन में रखा गया, तब से एक नई बहस छिड़ गई है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का। इट इज़ ओनली बिकॉज कि नए बिल में ये प्रोविजंस दिया गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्शंस रहेंगे। यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना होगा तो ड्रॉप डाउन में जाके आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड दैट आपने ऑप्ट किया है न्यू टैक्स रिजीम। ये न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम, बेसिक डिफरेंस है कि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस की जो सुविधाएं दिए गए टैक्स प्रोविजंस में वो नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम जो ऑप्ट करेंगे उनको ये सुविधाएं हैं। लेकिन अभी भी टैक्स पेयर्स का एक तबका है जो ये चाहता है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करें और टैक्स डिडक्शन की सुविधा लें। और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख के हमने 5 टॉप ELSS फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और ये शॉर्टलिस्ट करने का बेसिस है उनके 4 टाइम पीरियड्स के XIRR के बेसिस पे। मतलब XIRR के बेसिस पे मतलब हमने माना है कि ये 5 फंड जो शॉर्टलिस्ट किया है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए काफ़ी बेहतर है। और दूसरा पैरामीटर है उसका रिस्क प्रोफाइल पे। इसकी हमने शॉर्टलिस्ट किया और इसका हमने एनालिसिस किया हुआ है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। जैसा कि पहले मैंने चर्चा की हुई है कि ELSS फंड ओल्ड टैक्स रिजीम को जो ऑप्ट करना चाह रहे हैं उन टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए बेहतर नहीं है। ये उनके लिए बेहतर है क्योंकि इन ELSS फंड जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है इनका 10 ईयर्स का XIRR 16% से अधिक है, जो काफ़ी बेहतर है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो 5 फंड्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनका एक बेसिस था 4 टाइम पीरियड्स का XIRR के बेसिस पे। पहले इसकी चर्चा कर लें। और हमने ये 4 टाइम पीरियड जो लिया है ये 10 ईयर्स का XIRR लिया हुआ है, 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का और 1 ईयर का XIRR लिया हुआ है। और इनको जो शॉर्टलिस्ट किया है रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स में वो इस बेसिस पे किया है कि उन फंड्स का रिटर्न जो उनका कैटेगरी एवरेज है उस टाइम पीरियड के लिए उससे बेहतर हो, उन्हीं फंड को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। और इस शॉर्टलिस्ट के हिसाब से हमने देखा कि 10 ईयर्स का XIRR मोर देन 14%। इसका मतलब उसमें ऐसे फंड हैं जिसमें कि केवल 9 फंड हैं और हमने 14% जो लिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगरी रिटर्न जो इनका है ये 14% से इस टाइम पीरियड में कम है। मैं फिर रिपीट कर दूं, 10 ईयर्स XIRR मोर देन 14% केवल 9 ही फंड हुए थे। 5 ईयर्स XIRR मोर देन 16% केवल 14 फंड थे। 3 ईयर्स XIRR मोर देन 15% केवल 13 फंड थे। और 1 ईयर XIRR मोर देन 12% केवल 17 फंड थे। ये परसेंटेज का डिसीजन जैसे मैंने पहले कहा, ये परसेंटेज जो हमने बेंचमार्क सेट किया है ये बेंचमार्क सेट किया ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एवरेज ऑफ रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड। इस हिसाब से हम देखते हैं कि बहुत सारे फंड्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं और सबसे पहला किया है हमने जो इसका फर्दर जो शॉर्टलिस्ट किया है ये किया है इन चारों टाइम पीरियड्स में से जो भी फंड कॉमन है पहले उनको शॉर्टलिस्ट किया है। और नेक्स्ट स्टेज में मैंने उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है इन चारों टाइम पीरियड्स में जो कि इन 4 में से कम 3 टाइम पीरियड्स में कॉमन। मैं फिर रिपीट कर दूं, इस तरह से हमने डिफरेंट फंड्स को रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड में शॉर्टलिस्ट किया और फाइनल शॉर्टलिस्टिंग जब की तो हमने देखा कि इन 4 टाइम पीरियड्स में जो फंड कॉमन है उसको शॉर्टलिस्ट किया और सेकेंड स्टेज में किया हमने वो फंड जो इन 4 में से कम 3 टाइम पीरियड्स में कॉमन है। और उसके हिसाब से कुल फंड जो सिलेक्ट किए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंड ऐसे हुए जो कि कम से कम 3 टाइम पीरियड्स में 4 में से 3 में कॉमन है। तो हम देखते हैं कि पहला जो 7 फंड है बंधन, कोटक, बैंक ऑफ इंडिया, JM, SBI लॉन्ग टर्म, HDFC, क्वांट, ये
सॉरी क्वांट नहीं है, ये 6 फंड जो हैं, ये 6 फंड जो हैं ये ऑल 4 टाइम पीरियड्स में कॉमन थे। बाकी ये 4 फंड क्वांट, पीजीआईएम, महिंद्रा और मोतीलाल ओसवाल ये केवल तीन टाइम पीरियड्स में। क्वांट जो थे ये कॉमन थे 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, और पीजीआईएम, महिंद्रा, मोतीलाल ये कॉमन थे 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 1 ईयर्स में। हो सकता है कि ये तीनों फंड 10 साल पुराने ना हो, या हो सकता है कि इनका जो हमने बेंचमार्क सेट किया था उस बेंचमार्क से इनका रिटर्न कम हुआ हो। हालांकि क्वांट टैक्स फंड का जो 1 ईयर का XIRR है ये काफी कम है, इट इज काफी कम, इट इज अराउंड 5%। तो इस बेसिस पे हमने 10 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है, और जब इसको हम देखते हैं कि इन 10 फंड में से, इस टाइम पीरियड्स में से, और एक हमने एसेट मैनेजमेंट भी एक छोटा सा पैरामीटर रखा हुआ है, इसको भी कंसिडर किया हुआ है हमने। तो इन 5 पैरामीटर्स में हम देखते हैं कि अमॉन्ग दीज 10 फंड्स किसने सबसे बेहतर किया है और किसने सबसे खराब परफॉर्म किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये अच्छा और खराब का जो वो ये डिसाइड कर रहा हूँ ये अमॉन्ग दीज 10 फंड्स ओनली। और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि जेएम टैक्स फंड इनका AUM सबसे कम है, जबकि SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी का AUM काफी अधिक है। 10 ईयर्स में HDFC ने सबसे खराब परफॉर्म किया है, क्वांट ने सबसे अच्छा किया है, क्वांट ने 5 ईयर्स में सबसे अच्छा किया है, जबकि मोतीलाल ने सबसे खराब किया हुआ है। क्वांट ने 3 ईयर्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि SBI लॉन्ग टर्म ने काफी खराब परफॉर्म किया है। और 1 ईयर में सबसे अच्छा मोतीलाल ओसवाल ने किया है। लेकिन अमॉन्ग दीज 10 फंड्स सबसे खराब किया है 13.23। हालांकि मैं फिर भी ये रिपीट कर रहा हूं कि 1 ईयर का XIR क्वांट म्यूचुअल फंड का चूंकि कैटेगरी से भी नीचे था, इसलिए इसको हमने शॉर्टलिस्ट नहीं किया। यदि उसको शॉर्टलिस्ट करते तो सबसे खराब प्रदर्शन ये क्वांट टैक्स फंड का होता 1 ईयर XIRR के बेसिस पे। और जब हम इन 5 पैरामीटर्स को केवल XIRR और AUM के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो हमने ये 5 फंड शॉर्टलिस्ट किए, क्वांट, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक और SBI। ये जो लिखा है हमने, क्वांट सबसे ऊपर सॉरी और SBI सबसे नीचे, ये कोई रैंकिंग नहीं है। ये हमने जस्ट 5 फंड शॉर्टलिस्ट किए अमॉन्ग जो 10 फंड्स थे जो डिफरेंट बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया था उसके हिसाब से। और जब इनका हम XIRR देखते हैं एक जगह, हमें दिखाई ये देता है कि आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर में क्वांट ने काफी अच्छा किया है, बंधन और SBI ने आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स 3 में काफी खराब किया है और 1 में सबसे अच्छा किया है, इट इज 1 ईयर XIRR। मैं फिर भी ये रिपीट कर दूं, ये केवल हम एनालिसिस कर रहे हैं, और बाकी 3 फंड ने न केवल अच्छा किया है न सबसे बुरा किया है। ये अच्छा बुरा का जो परफॉर्मेंस है ये अमॉन्ग ऑल 10 फंड्स का था। अब यदि बातें करें आगे, ये दिख रहा है हमें XIRR के बेसिस पे कि ये बेहतर दिख रहे हैं 5 फंड्स। और इन्हीं 5 फंड्स का यदि हम रिस्क एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं रिस्क एनालिसिस में हमने 5 पैरामीटर्स लिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, शार्पे रेशियो, शॉर्टिनरी रेशियो, बीटा एंड अल्फा। इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं आप तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। यह रिस्क एनालिसिस के लिए हमने 5 पैरामीटर्स लिए हुए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, शार्पे रेशियो, शॉर्टिनरी रेशियो, बीटा एंड अल्फा। और एक लाइन में बता दूं, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस और बीटा जितना कम होगा वो उतना बेहतर होगा, और बाकी जो शॉर्टिनरी, शार्पे एंड अल्फा ये जितना अधिक होगा वो उतना बेहतर होगा। इसको यदि देखते हैं केवल रिस्क एनालिसिस के हिसाब से, तो क्वांट को देखते हैं आउट ऑफ 5 इन्होंने तीन पैरामीटर्स में काफी अच्छा किया है, बंधन ने 1 में काफी खराब किया है, बाकी का कुछ नहीं करना। बैंक ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 में काफी खराब किया है, कोटक ने 5 में से 2 में अच्छा किया है, और SBI ने 5 में से 5 में न सबसे अच्छा न सबसे खराब किया है। अब बारी इनके एनालिसिस करने की और शॉर्टलिस्ट करने की। अब हम देखते हैं कि यदि केवल XIRR वाला पोर्शन यदि देखें तो हम देख रहे हैं कि 4 में से 3 पैरामीटर में SBI ने काफी खराब किया है,
लेकिन 1 ईयर का XIR में काफी अच्छा किया है। तो इन पांचों में से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 5वें पोजीशन पे रखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो हो गया, अब बचा क्वांट, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया और कोटक। क्वांट का यदि 1 ईयर का XIRR बेंचमार्क से जो कैटेगरी एवरेज है उससे ऊपर यदि रहता 1 ईयर में, तो शायद ये टॉप फंड होता। लेकिन बाकी जो 3 टाइम पीरियड्स में जो परफॉर्म किया है इन्होंने, ये काफी बेहतर है, सबसे अच्छा है। और रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे 5 में से 3 में काफी अच्छा इनका रिकॉर्ड है और स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे खराब है। कीपिंग इन व्यू, इसको फर्स्ट पे तो नहीं रख सकते हम, इट इज ओनली बिकॉज कि इनका 1 ईयर का XIR काफी खराब है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी काफी खराब है, लेकिन ये 3 टाइम पीरियड्स का XIR काफी अच्छा है, इसलिए इनको हमने 3rd पोजीशन पे रखा हुआ है। अब बात करें, अब बच गया बंधन, बैंक ऑफ इंडिया एंड कोटक। अब इन तीनों की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का रिस्क एनालिसिस जो है ये 5 में से 3 काफी खराब है, जबकि XIRR उनका बीच का है, न काफी खराब है न काफी बेहतर है। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया को हमने 4th पोजीशन पे रखा है, क्वांट से नीचे रखा हुआ है। अब बच गए बंधन और कोटक। बंधन और कोटक, बंधन में देखते हैं कि बीटा जो इनका है ये सबसे अधिक खराब है। कोटक में एक एडवांटेज है कि इनका 2 पैरामीटर काफी अच्छा है, दैट इज बीटा सॉरी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यदि XIRR की बात करें तो हम देखते हैं कि 1 ईयर में 14.23 ये कोटक से बेहतर है, 3 इयर्स में 19.75 ये कोटक से बेहतर है, 5 इयर्स में 20% ये कोटक से बेहतर है और 10 इयर्स में 16.92% ये कोटक से बेहतर है। इसलिए हमने कोटक को रखा है 2 नंबर पे और बंधन को रखा है फर्स्ट नंबर पे। इट इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं फिर रिपीट कर दूं, इट्स माय कैलकुलेशन, इट्स माय परसेप्शन। हमारे कुछ व्यूअर्स जो कि क्वांट के बहुत मुरीद हैं, वो निश्चित रूप से चाहते होंगे कि चूंकि 10 साल, 5 साल और 3 साल का XIR काफी बेहतर है, काफी बेहतर ही नहीं, कंपैरेटिवली काफी बेहतर है, तो इसको फर्स्ट में रखना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्वांट को फर्स्ट पे रखे, बंधन को 3rd पे रखे। लेकिन इट्स माय कैलकुलेशन, इट्स माय परसेप्शन और अंतिम निर्णय आपका।